आपका नाम? मेरा नाम विजयपाल शास्त्री है। आप कहाँ से आए हैं? मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। मुझे बताइए आज आप इस आंदोलन के साथ क्यों जुड़े हैं? मैं इसलिए जुड़ा हूँ कि ये देश की पुकार है कि देश भ्रष्ट व्यवस्थाओं से त्रस्त है, देश अंग्रेजी काल के जो कानून हैं उनसे त्रस्त है और जो काला धन देश का बाहर गया है उसके अभाव में उसको लाने के लिए जो संघर्ष हो रहा है, तो वो एक आत्मा की पुकार है। उसके कारण मैं आया हूँ। मुझे न कोई लोभ है न कोई स्वार्थ है, परंतु देश के प्रति एक जो कर्तव्य है वो निभाने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। क्योंकि हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, लोगों को यानी जन लोकपाल बिल पास हो, काला धन वापस आए, तो इसके लिए लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जो लोग ये दो लोग लड़ रहे हैं हमारे लिए, उनका हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलें, इनका सपोर्ट करें कि गवर्नमेंट को प्रेशर में लाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। मूल तौर पर ये आंदोलन किसके विरुद्ध है? सरकार के विरुद्ध है, कॉरपोरेट हाउसेस के विरुद्ध है, किसके विरुद्ध है? मूल तौर पर ये आंदोलन किसी व्यक्ति के या किसी सरकार के या किसी अन्य संगठन के विरुद्ध नहीं है। ये आंदोलन सिर्फ भारतीयता को वापस लाने के लिए, राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, जो बुरी व्यवस्थाएं अंग्रेजी काल से जो दासता की प्रतीक हैं, गुलामी की प्रतीक हैं, उन व्यवस्थाओं को मिटाने के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए विशुद्ध राष्ट्रभक्ति से प्रेरित ये आंदोलन है। किसी सरकार, किसी व्यक्ति विशेष या किसी संगठन के विरुद्ध नहीं है। पर अगर सरकार के विरुद्ध है ही नहीं, तो फिर आप आवाज उठा ही क्यों रहे हैं? किसके खिलाफ उठा रहे हैं और समाधान कौन निकालेगा? इसलिए उठा रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो वही है। सरकार तो ये थोड़े दिन में अपने आप बदल जानी है, हालात ऐसे बन गई है, सरकार बदल जाएगी, परंतु वही व्यवस्था रही तो अगली सरकार भी वैसी ही होगी और उन्हीं कानूनों के तहत राज करेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि किसी सरकार के विरुद्ध नहीं है। ये भारतीयता की जो मूल अस्मिता है उसके आधार पर जो भारतीय संस्कार हैं, भारतीय अस्मिता है, भारतीय परंपरा है, भारतीय आदर्श हैं, उनके अनुरूप व्यवस्था परिवर्तन का मूल मुद्दा है। और भ्रष्टाचार से जो देश का धन लूट चुका है वो एक विशेष मुद्दा है, उसको वापस लाना है। नहीं, अभी तक तो जैसे लाइन लग रही है वो गवर्नमेंट्स के एंटी जा रहा है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर हम कॉर्पोरेट्स को नहीं ले रहे हैं, वो सबसे बड़ी भूल हो रही है। क्योंकि कॉर्पोरेट्स जो है वो प्लेटफॉर्म्स, इस करप्शन का जो भी है वो कॉर्पोरेट्स है सारा का सारा। जो पॉलिसी मेकर्स है वो भी आज हमारे राजघराने ही हो रहे हैं, बड़े बड़े रिलायंस वगैरह। तो इन चीज़ को नहीं छुआ जा रहा है। ये थोड़ा सा ये लग रहा है कि मेरे को फिर ये आंदोलन कहीं भटक नहीं जाए। अगर मैं कहूं कि ये सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर पूर्ण रूप से विफल रही है बाकी सरकारों से, तो क्या मैं सही हूं या क्या मैं गलत हूं? ये सरकार तो पूर्ण रूप से विफल रही है और इस सरकार में जितने घोटाले, जितना भ्रष्टाचार हुआ है, इसने इतिहास के जो सारे भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड थे वो सारे तोड़ दिए। सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में, व्यवस्थाओं को सुधारने में, भ्रष्टाचार को दूर करने में और जो जनता की मांग है काला धन वापस लाया जाए, उसके लिए पूर्ण रूप से विफल रही है। जो हमारा मुख्य जो डिसीजन मेकर थे, जो प्राइम मिनिस्टर, वो खुद डिसीजन ले ही नहीं पाते। उनके कंट्रोल में कोई मिनिस्टर है ही नहीं, वो अपनी मर्जी चलाते हैं। वो कहते हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं, हमारी कहनी नहीं मानते। मतलब जो प्रधानमंत्री की बात ही नहीं मानेगा कोई, तो वो खुद ईमानदार होने से फ़ायदा क्या है? प्रधानमंत्री कहते मैं तो ईमानदार हूँ, लेकिन मंत्री करते तो मुझे कोई मतलब नहीं। तो ऐसे तो भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं। खुद ईमानदार होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। सर, एक साल पहले 3 जून 2011 जो रामदेव जी का आंदोलन था, उसमें 79 लोगों पर लाठियाँ चलाई गई थी जी। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करती है जब भी उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है? नहीं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हैं कि हम सत्ता में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी दबा देंगे। इतने पॉलिसी मेकर्स हैं, इतने चालाक लोग हैं, किसी को भी दबा सकते हैं। क्योंकि ये इनके पास इतनी समझ नहीं थी पॉलिटिक्स की उस समय कि ये ऐसा भी कर सकते हैं, इसलिए बाबा रामदेव के साथ उस समय धोखा हो गया था। स्पेसिफिकली किन मुद्दों को लेकर है? स्पेसिफिकली भ्रष्टाचार, जन लोकपाल और काला धन। ये काला धन जो विदेशों में इतना भारी काला धन हमारे देश का, जो बाहर नेताओं का, जो जिसका कोई आइडिया भी नहीं है, जो बताते हैं स्वामी जी 400 लाख करोड़ धन विदेशों में, अगर वो हमारे देश में आएगा तो हम सबको डेवलपमेंट में उसका हिस्सेदारी मिलेगी। और ये टोटली पैसा हम सब जनता का, आपका है, हमारा है। तो हम उसी लक्ष्य को लेके स्वामी जी से जुड़े हुए हैं और स्वामी जी के साथ, स्वामी जी के जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, मैं तो उनको देखता हूँ, उनकी दिनचर्या ऐसे 11-11, 12-12 बजे तक, रात तक वो लोगों से मिलते हैं, लोगों को बातें कहते हैं। उनको क्या है, एक सन्यासी, उसको क्या चाहिए? सन्यासी केवल 2 कपड़े पहनते हैं, ज़मीन पे सोते हैं, खाना केवल दूध और घिया
वगैरह की सब्जी लेते हैं, आज तक अन्न भी नहीं खाते हैं। कई सालों से मैं देख रहा हूँ, करीब 20 साल से मैं स्वामी जी से जब बिल्कुल छोटा था तब से मैं गुरुकुल से देख रहा हूँ, तो मैं देखता आया हूँ। तो जिस व्यक्ति को इतना भी अपने लिए की भी जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति समाज और सोसाइटी के लिए कर रहा है, तो क्या हमारा कुछ कर्तव्य नहीं बनता? क्या इस सोसाइटी का कोई कर्तव्य नहीं है? क्या आपको लगता है अगर भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर समाधान चाहिए तो सरकार को जरूर बदलना पड़ेगा? सरकार अगर चाहे तो सरकार चेंज कर सकती है, अगर सरकार इसको नहीं बदलेगी तो सरकार को बदलना पड़ेगा। क्यों? इंसान देखो, सरकारें चेंज होती हैं, इंसान बदलते हैं, मुद्दे ज्वलंत रहते हैं, जो मुद्दों को सुलझाता है उसको उसका बेनिफिट मिलता है। अगर ये सरकार भी मुद्दे को सुलझाती है तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। पर पिछले 3 साल के रिकॉर्ड पर आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार कांग्रेस जिस तरह से वो लोग इस चीज़ को मतलब ऐसे ठहरे हुए हैं कि चेंज नहीं करना, परवाह नहीं करना, एक जनता, हजारों लोग सड़कों पे धूप में, हजारों लोग इस तरह से धूप में बैठे हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं पूरे शांतिपूर्ण ढंग से, और उसके बाद भी सरकार अगर बातें नहीं मानती है तो इसमें आप क्या कहा जा सकता है? उसको चेंज होना पड़ेगा। इन सरकार के घोटालों पर आप कुछ कहेंगे? कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, आदर्श घोटाला। सरकार के लिए तो सरकार तो टोटली में तो जहाँ भी देखते हैं वहाँ विफलता ही विफलता, घोटाले घोटाले, कुछ अच्छा ही तो कुछ सुनने 1% भी ऐसा नहीं होता कि आज मुद्रा का मूल्य न हो रहा है, आज अर्थव्यवस्था GDP आज गिर रही है। हर चीज़ पे, जिस भी मोर्चे पे सरकार का मैं देखता हूँ, मीडिया के थ्रू अगर हमें पता लगता है या लोगों के थ्रू पता लगता है या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में सेमिनार्स वगैरह होते हैं, तो सब में केवल एक ही चीज़ हम देखते हैं, सरकार की विफलता, हर चीज़ में, हर एरिया में विफलता। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। वो लोग आज से तो है नहीं, जो लोग 20-20, 25-25, 50-50 साल से जो पॉलिटिशियन है, जो देश में बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि भाई कैसे वो ही तो सुझाएंगे। एक नॉर्मल जनता की तो कोई सुन नहीं रहा है, जनता धूप में बैठी हुई है, उसके भी कोई सुनाई नहीं की जा रही है, तो इसका कौन समाधान निकालेगा? सरकार निकाले उसका समाधान। घोटाले में ये है कि ठीक है, गवर्नमेंट्स करिए, अभी मेन रीजन ये बता रहा हूँ कि करप्शन हमारी वेंस के अंदर आ गया है। जैसे ड्रिप्स में नहीं आ जाता है, पूरे समाज के अंदर आ गया, और समाज के अंदर जो चुन के भेज रहा वो कर रहे हैं। पनिशमेंट किसी को नहीं है। अदर्स कंट्री के अंदर आप जा रहे हो तो पनिशमेंट्स है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स ये है कि पनिशमेंट किसी को भी नहीं है। सन 47 से पनिशमेंट्स नहीं है। पनिशमेंट ये है कि अगर मान लो कोई सरकारी कर्मचारी नीचे पे 10 रुपये का अगर वो कर रहा है करप्शंस, तो उसके लिए पनिशमेंट एकदम है, नाउ स्टार्ट सस्पेंड फ्रॉम सर्विस। लेकिन जैसे जैसे लेवल अप होता जाता है पनिशमेंट के लिए, जैसे मान लो कोई कलेक्टर कर लेता है तो उसे लॉन्ग लीव भेज देंगे, उसका ट्रांसफ़र कर देंगे। नेता के साथ में सीधा ये प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि नेता सीधी कोई भी चीज़ साइन नहीं कर रहा। मिनिस्टर्स हों चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, मिनिस्टर किसी भी चीज़ पे कोई साइन नहीं कर रहा। जब तक इनको सिग्नेचर अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये हालात में कोई चेंज नहीं है। एक बात निकल कर ये भी आ रही है कि जो अभी के मिनिस्टर्स हैं उनका भी काला धन बहुत है बाहर, तो इसी वजह से वो काला धन पे कुछ कर नहीं रहे। आपकी क्या राय है? ये तो रियलिटी है। अगर किसी का मान लो मेरे अंदर कोई बुराई नहीं रहे और कोई कहे कि भाई इसको, मान लो मैं शराब नहीं पीता, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, कोई मेरे को ये कहे शराब को बंद कर देना चाहिए, मैं क्यों मना करूँगा? शराब बंद नहीं होनी चाहिए, मैं कहूँगा कर देना चाहिए। अगर वो मना कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो स्वार्थ है, नहीं तो सरकार को भी बेनिफिट है, देश को भी बेनिफिट है। भाई पैसा आएगा तो सरकार के पास ही आएगी, सरकार के थ्रू ही लोगों के पास पहुंचेगा। उसके बाद सरकार मना करती है तो ये तो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, जनता भी समझ रही है कि वो एक ही कारण है। सर, आप चोर से कह रहे हो कि अपना काला धन दे दो, कोई कर पाएगा? नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनका मन बदलना ज़रूरी है। इनको, जैसे हम लोगों को एक लॉ लगी है कि हाँ ठीक है हम ईमानदार बने, हम वो सारे सही रहें, तो इनको ये सब दिखाना पड़ेगा, और दिखाएंगे हम लोग ही, हम जनता ही दिखाएंगे। अगर हम ईमानदार हो जाएंगे, मेरा एक ही चीज़ है, अगर हम सही हो गए तो ये काला धन खुद भी वापस लेंगे। आखिर वो भी इंसान है। लेकिन ये होना ये चाहिए कि उनको इस चीज़ में शर्म नहीं होनी चाहिए, अपनी बात कबूलें कि हाँ मेरे से गलती हुई है। तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि तुरंत ये सॉल्यूशन नहीं है, आप तुरंत वो लोग तो ला ही नहीं सकते। इसलिए हमारा कर्तव्य ये है कि हम उन्हीं लोगों को संसद में भेजें जो काला धन वापस लाएं और जन लोकपाल बिल वापस बनाएं। तो जी ने उठाने का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी पर संसद में, तो आप नहीं कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो जो 543 सांसद बैठे वो तो उनका सपोर्ट नहीं करेंगे ना। अकेला एक आदमी या 10-5 आदमी बोलेंगे तो उसके कहने से तो काला धन वापस नहीं आएगा। जब तक कि बहुमत ना हो संसद में, कि जब तक 300 लोग ना बोलें कि भाई काला धन आना चाहिए, जन लोकपाल बनना चाहिए, तब तक वो कानून पास होगा ही नहीं। इसलिए हमारा कर्तव्य ये है कि अगले चुनाव में 2014 के चुनाव हो तो उन लोगों को भेजे संसद में जो जन लोकपाल बिल को बनाएं। मेरा ये मानना है कि जब तक गठबंधन सरकार चलेगी तब तक गठबंधन की मजबूरियां रहेंगी, और ये राष्ट्र इसी तरह से हमेशा कानूनी
दांव पेचों में फंसा रहेगा। क्योंकि इस समय भी आप देख लीजिए, वर्तमान में चाहे समाजवादी पार्टी चाहे बसपा, जिसके बल पे ये सरकार चल रही, जिसके बल पे सरकार चल रही है, लोकपाल क्यों नहीं पारित हो पाया। संसद के अंतिम सत्र में कागज फाड़ के टाइम वेस्ट किया गया क्योंकि अंतिम में जन लोकपाल नहीं आया। अंत में हमें बता दिया जाता है कि क्या करें, ये तो हमारी संसद की मतलब हमारी वो गठबंधन की मजबूरी है। एक गठबंधन की मजबूरी को चलते चलते अगर आप घोटालों के नाम गिनेंगे तो उंगलियों पे गिनती आपकी कम पड़ जाएगी। अगर शुरू से करें 176 लाख नाम आप खुद समझ गए होंगे, ठीक है। आदर्श सोसाइटी घोटाला आप ले लीजिए, कॉमनवेल्थ 500 रुपये की कुर्सियों का 50,000 रुपये हमने किराया दिया है ना। इन सारे अगर घोटालों की अगर आप रूपरेखा देखें, अंत में एक व्यक्तित्व आता है हमारे माननीय सीधे साधे और बेबस लाचार प्रधानमंत्री का कि नहीं भाई, ये तो गठबंधन की राजनीति है, मैं ईमानदार हूँ। अभी मैंने कल पढ़ा उनका समाचार कि अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध हो गए तो मैं संन्यास ले लूँगा। मैं आप विश्वास दिलाता हूँ उनको संन्यास तो उसी दिन ले लेना चाहिए था जिस दिन ये बात पहली बार आई थी कि लाइसेंस उनके निरस्त कर दिए गए हैं। संन्यास उनको उसी दिन ले लेना चाहिए था, लेकिन शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि कोयले की कालिख भी एक बार पुत जाए और वो सिद्ध हो जाए कोयले की कालिख 10 लाख करोड़ की, तब वो संन्यास लें। मैं उनकी इज्जत करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन एक ऐसे भ्रष्ट समूह को नेतृत्व देना, ये कहाँ की जिंदा दिली है। एक देश का राजा कैसा होना चाहिए, केवल ईमानदार नहीं, देश का राजा ऐसा होना चाहिए कि यदि अगर गलत भी करना पड़े और वो देश हित में है तो वो उनको करना चाहिए। और आज विडंबना ये है कि देश लुटा जा रहा है उनकी आंखों के सामने। पिछले 9 साल से ये राष्ट्र लाखों करोड़ों के घोटाले देख चुका है और परिणाम क्या है, परिणाम आपके सामने भी है, इस पूरी जनता के सामने भी है। मैंने अपना घर छोड़ा है, मैंने अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो भ्रष्टाचार की निर्णायक लड़ाई लड़ने आए हैं। और आप विश्वास करें, ये पतंजलि योगपीठ में हमारे आए हुए मतलब जो भी लोग होंगे, जहाँ से भी आए हैं, वो अंतिम सांस तक अब ये लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि अब सर पे कफन है। पर जब पिछली बार आप लड़ाई लड़ने की कोशिश किए तो सरकार आप पे लाठीचार्ज कर गई। तो क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जो भी बात उठाता है तो उन्हें लाठियों से पीट दिया जाता है? ये कैसा लोकतंत्र है? देखिए, अगर ये लोकतंत्र पे जब हमारे आदरणीय चाहे वो केजरीवाल साहब के कमेंट्स हो चाहे स्वामी रामदेव जी के कमेंट्स हो, तो उसकी भर्त्सना होती है कि हम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ जा रहे हैं, हम मतलब कोई लोकतंत्र से बड़ा कोई ढांचा खड़ा करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज अगर आप सांसद की बात करें, संसद में 40% ऐसे सांसद हैं कि नहीं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार बलात्कार से लेके सारे केसेस दर्ज हैं। आप विश्वास करेंगे इस बात को, ये लिखित चीजें हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कानूनी चीजें हैं कि 40% सांसदों के ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा है। इतने पवित्र मंदिर को जिसका हम सब सम्मान करते हैं, हम वोट डालने जाते हैं और इसी आशा के साथ कि ये इतने पवित्र मंदिर में हम लोगों को भेज रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है या चुनाव प्रणाली का आप एक बहुत बड़ा खोट कहें। इतने ऐसे लोग पहुंच रहे हैं संसद में जो उस संसद का अपमान है। हम उस संसद को आज भी सम्मान करते हैं, उस लोकसभा का हम सम्मान करते हैं, राज्यसभा का सम्मान करते हैं, लेकिन विश्वास करिए उन सांसदों का कतई नहीं करते जो आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिनके ऊपर डकैती, चोरी, चमारी से लेकर बलात्कार तक के मुकदमे एकदम बर्दाश्त नहीं करते। और हमारी आवाज़ उन्हीं के खिलाफ है, उन सांसदों के उस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है और यही होना चाहिए। ये पूरी की पूरी भ्रष्ट व्यवस्था बदलनी चाहिए और हमें निश्चित रूप से एक सही रूप में सच्ची आज़ादी मिलनी चाहिए, जिसके लिए 7 लाख करोड़ लोगों ने अपने जानों की बलिदान दिया, जानों की बलि चढ़ाई है जिन्होंने। ये है मेन। और पिछली 4 जून को जो नंगा नाच हुआ, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं भी था उस रात में, वो आपने भी देखा, मीडिया ने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इतनी बुरी तरह से लताड़ा है, उसके बाद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। अभी भी इन्हें ये लग रहा है, ये अब वो कल्पना करते हैं कि 1857 में पहली क्रांति हुई और देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन उस समय सूचना क्रांति नहीं थी। अब इस क्रांति में इतना समय नहीं लगेगा, इसमें समय लगेगा। जहाँ से मैं देख रहा हूँ और ये पूरी रणनीति देख रही है, 2 साल 5 साल बस मैक्सिमम ये व्यवस्था बदलेगी, क्योंकि आम हिंदुस्तानी जड़ तक, जो आज भी 30 से 40 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, वो तक ये कार्यक्रम देख रहे हैं। उनके घर में भी टीवी है और आपकी दया से डिश टीवी के एंटीने हैं एंड दे आर ऑल्सो वाचिंग ऑल द चैनल्स इन देयर होम। कहा जाता है कि कांग्रेस ने लोकपाल का जब बिल आया तो बहुत बड़ा ड्रामा खेला था राजनीति प्रसाद को लेकर। इतना कहूँगा कि अगर आप शुरू से लेके 1947 से लेके अभी तक का रिकॉर्ड उठा लेके, जीप का मुंदड़ा कांड, जीप खरीदे मुंदड़ा कांड से अगर आप कांड उठाएंगे तो अभी तक, और अगर मैं नाम भी ले लूँ तो माननीय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जैसे लोगों के $2 बिलियन जमा थे। फोटो छपती है स्विट्जरलैंड इलस्ट्रेट में, उसका कभी आज तक मानहानि का दावा ठोका गया स्विट्जरलैंड इलस्ट्रेट पे? 1991 में जब छपी फोटो, क्यों नहीं ठोका गया? अगर उनका अगर मान लीजिए उनका काला धन नहीं था, वो हमारे देश के एक सम्मानित व्यक्ति थे, उनको तुरंत स्विट्जरलैंड इलस्ट्रेट के अरब उतने पैसे का दावा ठोक देना चाहिए था कि आपने कैसे छाप दिया। मैं एक सम्मानीय नागरिक हूँ देश का। हम उस प्रधानमंत्री को बहुत ईमानदार, और मैं नाम नहीं ले रहा हूँ फिर
से किसी भी व्यक्तिगत आदमी का आकांडे तक डूबी ये सरकार है। और जब भ्रष्टाचार की तलवार चलेगी तो पी चिदम्बरम तक नहीं, बड़हेरा तक जाएगी। आप लिख लीजिए, जिस तरह से आवंटन हुआ है 2G स्पेक्ट्रम में, तो ये मैं अब इसके आगे कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि हमारे भी दामाद हैं, वो किसी और के भी दामाद हैं। नहीं, लोकपाल पूरी तरह समाधान नहीं है। लोकपाल एक रास्ता हो सकता है, एक डराने का रास्ता होता है कि अगर हम ये सोचें कि लोकपाल होने से बिल्कुल 100% बिल्कुल सारे ठीक हो जाएंगे रास्ते सोर्सेज। मैंने आपको बताया ना कि नेता के पास अकाउंटेबिलिटी सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं है। ब्रिटिश का हमने लिया है, यूके का लिया है, यूनाइटेड किंगडम 12-13 देश का लिया, वहाँ सारी जगह यूनाइटेड किंगडम को भी लें तो वहाँ पे जो भी मिनिस्टर्स है, कंसर्न मिनिस्टर, उसके साइंस होते हैं किसी भी पॉलिसी किसी ऊपर। यहाँ रीजन ये है कि मिनिस्टर कहता है कि जी मैं साइन नहीं किया इसलिए मेरे को दिक्कत नहीं, ब्यूरोक्रेट ने क्या कराया, ब्यूरोक्रेट कहता है कि वो मेरी गर्दन पकड़ा के साइन कर रहा है। रीजन ये है कि आप नेता को भी इन्वॉल्व करिए, जो भी कंसर्न मिनिस्टर है, कंसर्न मिनिस्ट्री है, उसके HOD का, जो मिनिस्टर का कंसल्ट का, जब तक उस पर साइन नहीं होगा तब तक लोकपाल शायद हो सकता है 25, 30, 40 तक तो उसको सुधार कर ले, लेकिन हम उम्मीद करें 60%। फिर अगर आज की राजनीति की बात करें तो क्या ये कहना सही होगा कि कांग्रेस सरकार जो अभी की है भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर पूर्ण रूप से विफल रही है? नहीं, गवर्नमेंट इज टोटली फेल, नो डाउट। उसका रीजन्स ये है कि जो सत्ता के केंद्र हैं वो भी एक पावर पॉइंट्स कहीं एक नहीं रहा, पावर पॉइंट 3 जगह हो गए हैं। और पावर पॉइंट जब 3 या 4 जगह डिवाइड्स हो जाते हैं तो उस कंट्री के अंदर फिर डिसीजंस मेकर्स कोई नहीं होते, पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेड करने वाला कोई नहीं होता। तो रीजन्स ये हो रहे हैं कि पावर पॉइंट्स ये हो गए, जनपद हो गया, जनपद में भी पावर पॉइंट्स हो गया, सोनिया हो गया, उधर राहुल हो गया, इधर मनमोहन हो गए। देन पावर पॉइंट्स कांग्रेस के अंदर भी मनमोहन के NTB कई हो गए, मनमोहन को जो लॉबी सपोर्ट्स करिए कॉर्पोरेट्स, वो भी एक पावर पॉइंट्स हो गया। तो पावर पॉइंट्स हमारे पास कई 5, 6, 7 हो गए, इसलिए रीजन्स ये हो रहा है, तो इसलिए टोटली फेल है। आम जनता को अगर आप कोई संदेश देना चाहें? आम जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारे पूर्वजों के संस्कार हैं उनको लेकर स्वामी जी महाराज और अन्ना हजारे जी जुटे हुए हैं। आम जनता को मैं कहना चाहूँगा कि ये भारत का असली गौरव, जो जिस कारण से भारत जगत गुरु कहलाता था, वो लौटा सकते हैं। तो हमें जी जान के साथ इनका साथ देना चाहिए और इस भ्रष्ट व्यवस्था के परिवर्तन के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और काला धन लाने के लिए मरते दम तक संघर्ष करना चाहिए। आम जनता से मेरी यही अपील है। अगर आप कोई नारा देना चाहें कुछ ऐसा? हाँ, तो नारा तो यही है कि भारत माता जो है वो अपना पुराना गौरव वापस प्राप्त करे, हमारा देश पुनः जगत गुरु बने, हमारा देश फिर सोने की चिड़िया बने, और इसके लिए हम इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम का नारा देना चाहें। जनता को मेरा यही संदेश है, सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है, सब लोग इतने ज्वलंत मुद्दा है और इतनी अच्छी चीज़ है और हमारे सबके बेनिफिट के लिए, देश के बेनिफिट के लिए, तो हम सबको उसमें सम्मिलित होना चाहिए, हम सबको बाबा का पूरा सहयोग करना चाहिए। और हम जब जनता सहयोग करेगी तभी ही ये चेंज हो सकता है। और अगर ऐसे भी नहीं सोचें, हम देश भी नहीं सोचें, अपने लिए सोचें, तो भी हमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो काला धन अगर आएगा तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज के हर अंग को, हर जाति को, हर धर्म को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो कम से कम इसी ये सोच के भी करें तो भी करना चाहिए। जनता को संदेश तो यही है कि एक्चुअल जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, खुद भी अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉलिटिशियन से उम्मीद नहीं करें। सारी चीज़ में ही चाहिए कि भाई अब जब तक हमारे पास अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक हमारी एजुकेशन में मिलिट्री एजुकेशंस एंड पॉलिटिक्स जो बचपन से नहीं पढ़ाई जाएगी तब तक इम्पॉसिबल है। क्योंकि अभी हमें मालूम ही नहीं है, रूरल इलाके में मालूम ही नहीं, उसको सीधा रीजन है कि वो पकड़ के गएगा, वो मट्टी का मादो खड़ा कर देगा, कोई भी पर्टिकुलर उस इलाके का नेता को आप वोट उसको देंगे। मैं अपने राजस्थान का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कई 4-5 डिस्ट्रिक्ट, एक्चुअल बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, कि वहाँ धरोहर चल रही है खानदानी, वो आएगा मट्टी का मादो खड़ा कर देगा, चाहे आप पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ हैं, वोट आप उसी को देखिए आएंगे। अन्ना जी और रामदेव जी का आंदोलन सफल नहीं होगा, आप अभी से लिख लीजिए हाथ पे। वो क्यों? क्योंकि हम लोग गधे हैं, हम खुद अन्ना हैं पर हम जाग नहीं रहे हैं। अभी यहाँ पे आंदोलन में बैठे, हाँ हूँ करा और वापस जाएंगे, हम खुद करप्ट हो जाएंगे, खुद रिश्वत देंगे, सब कुछ खुद करेंगे। अगर हम बदल गए तो कांग्रेस क्या, यहाँ के माइका लाल, कोई ऐसा नहीं है भ्रष्ट आदमी जो यहाँ से देश ना छोड़ के जाए। ये हमारी जिम्मेवारी है, एक छोटे से लेवल पे, एक सब्जी बेचने वाले के लेवल पे भी हमारे को आगे बढ़ना पड़ेगा, ऊंचा उठना पड़ेगा। ईमानदार बनो यार, कुछ नहीं है, आदमी 2 रोटी कम खा ले मरता नहीं है, ज़्यादा रोटी खा के ज़्यादा मरता है, बीमारियां लेता है। क्या दिक्कत है अगर 1 रोटी में हम गुजारा कर लें तो? लेकिन सर मत झुकाओ,
सर कटवाना ज़रूरी है लेकिन झुकाना नहीं। किसी भी करप्ट आदमी के सामने नहीं झुकेंगे हम अपना सर कटवा चुके हैं अपना देश का बंटवारा करके, और करवाने वाली भी कांग्रेस थी और आज तक हम भुगत रहे हैं। हमसे पूछो ना, क्या वहाँ पाकिस्तान में क्या हिंदुस्तानी कोई इंसान नहीं रहता? क्या रहते हैं, लेकिन सियासी दोनों तरफ से चल रही है। मर कौन रहे? हम आम जनता। अब रहा ये आंदोलन की, आप सबसे मेरी ये विनती है, सब बहनों भाइयों से, पूरे देशवासियों से भी ये विनती है, अगर ये आंदोलन सफल बनाना है तो हमें खुद अन्ना बनना पड़ेगा, हमें ईमानदार बनना पड़ेगा अपने लेवल पे। जहाँ भी आप काम करते हैं, चाहे आप पानी बेच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ईमानदारी से चलेंगे हम तो देखिएगा ये कांग्रेस कुछ नहीं कर सकता हमारा। और उसी नेता को चुनो जो हमारे उस पर बॉन्ड पेपर साइन करवा लो कि लोकपाल आना चाहिए, काला धन आना चाहिए, तो हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नहीं, आपको पिछले 3 सालों को अगर देखा जाए, आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार ला सकती है लोकपाल? नहीं। उनकी मंशा है लाने की? मंशा सर, वो मैं पूरी कांग्रेस को करप्ट कहता हूँ। वो क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं शुरू से। मैं ये तो इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में डेमोक्रेसी होनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसी हमारे यहाँ पे नेतागण हैं और ऐसे हमारे यहाँ पे कांग्रेस, तो मैं चाहता हूँ कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए नहीं। यहाँ पे तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, वो बेस्ट है। हम दुखी हो चुके हैं इनसे। ये करते क्या है यार? यहाँ पे गोलियाँ चली हैं, संसद में लोग मरे हैं और आतंकवादी गोली मार के चला जाता है। क्या करा इन्होंने आज तक? मुझे बताइए, किसको इंसाफ मिला है? किसी को नहीं मिला और ना ही मिलेगा। अगर एक सपना देखिए आप, सिंपल सा सपना देखिए कि अगर हम ईमानदारी से रहेंगे, हर एक से मिलजुल के रहेंगे, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में हमारा नाम सबसे टॉप में होगा। कोई अमेरिका, कोई चीन, कोई हमारे देश के सामने नहीं टिक पाएगा, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ साइंटिस्ट भी बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। 40% यहाँ के साइंटिस्ट यूएसए में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यार उनको रिश्वत नहीं दोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आप लोगों से सबसे यही निवेदन है कि ईमानदार खुद अपने लेवल पे बनो और आगे बढ़ो। हम सब अन्ना है, हम सब रामदेव हैं। वो तो अपने सर पे कफन बांध के बैठे हैं, क्या आप नहीं बैठे हुए? हम सड़क पे चलते हैं, हमें क्या पता चला कौन गोली मार जाए, कौन सड़क पे एक्सीडेंट करके मर जाए। अरे भैया, कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है कि शान की मौत मरो। जीते जी मतलब सर उठा के जियो, ऐसे जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है।